दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। ईएमआरएस टीजीटी का आप लोगों ने एग्जाम बिल्कुल दिया है, कैसा कि आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और जो केस स्टडी वाला टोटल 60 क्वेश्चन आपको पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 100 तक, उसकी क्विक आंसर की विद एक स्मॉल एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूं। तो आप लोग देखिएगा। देखिए क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन थे, मॉडरेट कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हाई लेवल के भी थे। एक और चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि एग्जाम के बाद यूट्यूब पे बैठ के या ऐसे बाहर क्वेश्चन बनाना और एनालिसिस करना बहुत आसान होता है। एग्जाम हॉल में बैठ के चीजों को देखना क्या होता है वो स्टूडेंट ही समझते हैं। जो मैंने आपको पहले भी बोला था, जो आप लोगों ने मेहनत निश्चित रूप से किया होगा कमेंट में बताइएगा। लेकिन हम लोग क्विक यहां पर एनालिसिस देख लेते हैं, जो टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस जो हमारा ये पोर्शन है, इसका क्या रूपरेखा था क्वेश्चन का और इसको आपको कैसे समझना चाहिए। देखिए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है और जो यहां पर है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देख लीजिए, टीचिंग एप्टीट्यूड से मैं शुरू कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है, आपके सेट में ये क्वेश्चन अलग नंबर पे हो सकता है, लेकिन जो सारे क्वेश्चन है वो आपको पता तो चल ही जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, कर्मचारी के बीच जो है व्यावसायिक गोपनीयता बनाए रखना सबसे अच्छा तब होता है जब शिक्षक क्या करते हैं। तो उस केस में जब किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी, सहकर्मियों की जो व्यक्तिगत जानकारी है ना, अगर आप गुप्त रखते हैं तो ये व्यावसायिक गोपनीयता है कि सबकी जानकारी हमने गुप्त रखी है और जो भी किसी की पर्सनल जानकारी है उसको हम अननेसेसरी शेयर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 42 में यहां पर हमको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या कह रहा है कि यहां पर देखिए ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं जिसमें कि मल्टीपल आपको यहां पर ऑप्शंस करेक्ट है। तो शिक्षा कोई आधुनिक पद्धति नहीं है, हालांकि यह दावा किया जा सकता है कि इसे व्यवहार में लाने का एक आधुनिक तरीका है। यह बात बिल्कुल सही बात है, मॉडर्न कोई अभी की पद्धति नहीं है, पहले से चली आ रही है, तो इसलिए यह दावा किया जा सकता है कि एक मॉडर्न तरीका हम अपना रहे हैं। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि समुदाय की भाषा सीखना बचपन में होने वाले जो है आश्चर्यजनक अधिगम है, यह बात भी सही है। और मूल भाषा सीखने की प्रक्रिया में विचार विमर्श संगठित की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपकी मूल भाषा है वो आप ऑटोमेटिकली सीखते हैं। औपचारिक शिक्षा के बिना बचपन में मातृभाषा संभव नहीं है, यह बात भी गलत है। तो सी और डी गलत हो गया, सिर्फ ए और बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ये क्या कह रहा है, शिक्षा के व्यापक उद्देश्य पर यहां पर आपको चर्चा कर रहा है। तो शिक्षा का जो व्यापक उद्देश्य है वो आप यहां पर बता दीजिए क्या हो सकता है। तो यहां पर बी और सी करेक्ट होगा, यानी कि देख लीजिए एकल संदर्भ और परिस्थिति में सीखना, किसी एक ही संदर्भ में सीखना ठीक बात नहीं है। अनेक संदर्भ परिस्थिति से सीखता है, ये सही है। आत्मखोज करता है, ये सही है। दूसरों में दोष ढूंढना, ये भी गलत है। तो हमारा बी एंड सी यहां पर जो है करेक्ट होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नवनियुक्त शिक्षिका को अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों को जो है चिंतन आकर्षण में शामिल करते हुए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो अपने मूल्यों पर विचार करती है और शिक्षण विधि को अनुकूलित करती है, साथियों के सहयोग करती है और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति दिखाती है। तो ऐसे केसेस में यह किस चीज को दर्शा रही है? तो ये जो है अपने ज्ञान, कौशल, मूल्य और जो आपका दृष्टिकोण है, इन सभी चीजों को दर्शा रही है। इसलिए आपका यहां पर सबसे बेस्ट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे इसमें गलत लग रहा है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया यहां पर ध्यान से देख लीजिए। इसका आपको करेक्ट आंसर ए होगा। पूछा गया है कि उच्च स्तरीय कौशल जो है विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो यहां पर आपका जो है छात्र को निष्क्रिय उपयोगकर्ता बनाने के बजाय ज्ञान के स्रोत तक पहुंचाना और व्यक्तिगत शिक्षण शैली को बढ़ावा देना, कठोर मॉडल या लचीले को हतोत्साहित करना गलत होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिए यहां पे थोड़ा सा और, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि कौन सा कथन जो है सार्थक और प्रभावी शिक्षण बढ़ावा देने में मदद करता है। तो एक शिक्षक छात्र को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर सक्रिय स्वतंत्र शिक्षार्थी बनाने में मार्गदर्शन सहायता करता है तो ये आपका जो है एक अच्छी भूमिका दर्शाना हुआ। 47 की बात करते हैं। 47 में यहां पर आपको जो पूछा गया है, यहां पर 47 का आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि ए बी सी तीनों। तो बच्चे विभिन्न तरीके से सीखते हैं, सही बात है, स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और भीतर और बाहर हर जगह सीखते हैं। लेकिन ये जो है अर्थ निकालना इत्यादि पहलू नहीं है, या नहीं की वजह से गलत हो गया। तो इसलिए ए बी सी तीनों आपका यहां पर करेक्ट है। अगला चलते हैं 48 नंबर पे। देखिए 48 नंबर में ही मैं आपको बताना चाह रहा था
कि इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो आंसर होगा यहां पर आपका, देख लीजिए इससे कौन सा सही है। तो शिक्षा की प्रक्रिया को सभी प्रकार के शोषण और अन्याय की बेड़ियों से मुक्त करना होगा, यह बात सही है। और अधिनायकवादी के बजाय संवादात्मक करना होगा, यह सही है। अधिनायक को बढ़ाता है संवादात्मक, ये गलत है। ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है कि बच्चे के मनोभाव वातावरण से जुड़े, ये भी गलत है। तो यहां पर ए और डी सही है, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सेकंड में ए और डी देना चाह रहा था लेकिन दिया नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को मेरे तरफ से मैं गलत मानता हूं। इसका जो है सभी को मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पर कौन सा कथन सत्य है, ये आपको पूछा जा रहा है। इसमें देख लीजिए क्या कहते हैं, अधिगम आसान और सीधी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है। ये बहुत जलेबी की तरह सीधी है, बेसिकली जटिल बहुआयामी प्रक्रिया, ये बात सही है। तो केवल अधिक जो अभिकथन सेकंड है वो बस आपका करेक्ट होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि भावात्मक रूप से आवेशित कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से एक शिक्षक नैतिक संवेदनशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से क्या करने में सक्षम होगा। तो यहां पर जो आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा कि जो सहायता प्रदान आप कर रहे हैं, और देखिए उससे ऊपर है नैतिक सामाजिक मानदंड वाली बात आप करते हैं, तो नैतिक और सामाजिक मानदंड के दृष्टिकोण से छात्र के व्यवहार को समझना और उसकी व्याख्या करना, ये सबसे बढ़िया बात है ना। उपयोग पेशेवर से पर, देखिए कोई भी काउंसलर से जब हम बात कर रहे हैं तभी गोपनीयता बनाए रखने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल को रिपोर्ट देना या बिना विश्वास को थोपे बिना आत्मचिंतन, मतलब ये सब चीजें गलत है। यहां पर एक मिनट देख लीजिए, तो जो यहां पर आपका हो गया, और सहायता प्रदान करते समय या उपयुक्त पेशेवर से परामर्श करते समय गोपनीयता। अच्छा, अगर पेशेवर है तो पेशेवर उस आदमी, जैसे आप मेरे से काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपकी गोपनीयता हम बना के रखें, तो ये बात भी सही हो सकता है। अच्छा, मल्टीपल करेक्ट होगा यहां पर। फिर व्यक्तिगत को जो विश्वास को थोपे बिना आत्मचिंतन और खुले संवाद को प्रोत्साहित करना, और तटस्थ रहने का देखिए यहां पर, देखिए ये भी सही है कि हम किसी को बोल रहे हैं कि आप खुद से अपना सोचो, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तटस्थ रहने और संघर्ष रोकने के लिए भागीदारी से बचना, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि मल्टीपल वाला है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ ये तीनों आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे जो सेकंड ऑप्शन था ये सबसे बेस्ट था, लेकिन मल्टीपल है तो तीनों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एज अ काउंसलर मैं आपकी गोपनीयता बना के बचा के रखूंगा और आपको आत्मचिंतन के लिए भी प्रोत्साहित करूंगा, ये मेरे अंदर गुण होना चाहिए। इसके बाद यहां पर इसका आंसर आपको बी है कि बेहतर रूप से विद्यालय पाठचर्या को कौन प्रदर्शित करता है। तो कल्चर जो होता है, इंस्टीट्यूशन का पूरा जो कल्चर होता है, ये कंप्लीटली स्कूल के करिकुलम की व्यवस्था को दिखाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 52 नंबर। 52 नंबर में अगर आप देखिएगा, इसका आंसर यहां पर आपको सी हो जाएगा कि लड़के और लड़कियां नेतृत्व की भूमिका साझा करते हैं और चर्चा में समान रूप से भाग लेते हैं। ये लैंगिक समानता पर अगर आप केंद्रित करना चाहते हैं तब ये बात करेक्ट होगा, और बाकी जो चीज है वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार है। 53 नंबर ध्यान से देखिए। 53 नंबर में दो स्टेटमेंट दिया गया है और आपको पूछा गया है, तो यहां पर आपका जो है दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि विद्यार्थी की संख्या सीमित और प्रबंधनीय होने से शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देने का मौका मिलेगा, इसलिए संख्या सीमित रहना चाहिए। 30:1 का रेशियो इसलिए बोला जाता है बच्चों के और टीचर के बीच में। इसके बाद चलिए 54 नंबर क्वेश्चन में, यहां पे भी आपको मल्टीपल क्वेश्चन आंसर करेक्ट होना है, तो इसका भी आंसर आपको 3 होगा, क्योंकि सीखने के दौरान ज्ञान के विभिन्न स्रोत को एकीकृत करना सही बात है, और ज्ञान बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, ये गलत है। पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए स्थानीय ज्ञान का उपयोग करें, और पाठ्यपुस्तक ज्ञान वास्तव के पढ़े के ज्ञान को आपस में ना मिलाना, यह भी गलत बात है। तो ए एंड सी भी बस आपका यहां पर करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। देखते चलिए, अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम हो गया है ना, नहीं तो एक एक क्वेश्चन को 5-5 मिनट समझाते हैं। अभी मेन बस मैं आपको बता रहा हूं कि और आप लोग एक और चीज है, आप कितना नंबर आपको आ रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, इससे हमें ना एक कट ऑफ का भी अंदाजा लगाने में मदद मिलेगा। इसके बाद देखिए हमको पूछा जा रहा है, यहां पर आपका बी आंसर करेक्ट है। सामुदायिक परियोजना की योजना बनाना है जहां छात्र जो है स्थानीय मुद्दों पर शोध करते हैं और समाधान सुझाते हैं, तो छात्र के विषय ज्ञान और वास्तविक जीवन की समस्या पर लागू करने में मदद करना करेक्ट होगा। 56 नंबर देखिएगा, कौन सा कथन सत्य है। इसमें भी अगेन मल्टीपल आपका जो है आंसर करेक्ट होगा, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि देखिए अधिगम एक जो है अपसारी प्रक्रिया है, सही बात है। सामाजिक संदर्भ का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता, यह गलत है। अधिगम का अनुभव सक्रिय जुड़ाव सहभागिता के आधार पर होता है, यह सही है। प्रकृति में रेखीय होती है ना कि त्रिमेरीय, गलत है। अधिगम जलेबी की तरह, फिर से अधिगम विकास सब कुछ
जिलेबी की तरह टेढ़ी होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। तो ए एंड सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। 57 नंबर देखते हैं। 57 नंबर में हमको क्या पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सा अधिगम के बारे में सत्य है। तो अगेन यहाँ पर भी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, बी और सी, क्योंकि ये जो है नॉन सिक्वेंशियल है, ये बात कहना गलत है। बाकी दक्षता की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं और अधिगम के सूक्ष्म मील के पत्थर हैं, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बी एंड सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 58 नंबर। 58 नंबर जो है ये एक बेसिक पेडागोजिकल आपको क्वेश्चन है और इसमें देख लीजिए, इसमें आपको करेक्ट आंसर ए है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना, ये अच्छी बात है। रटंत गलत है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित गलत है, लचीला बनाना सही है। तो ए एंड डी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए 59 नंबर आता है। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा दिए थे जिसमें कि आपको मल्टीपल चूज करने का था। इसमें भी आपको सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक से समझ बनाना, व्यक्तिगत अनुभव निकालना और ग्रहणशीलता सब सही है। ज्ञान ही एकमात्र रूप में देखें, ये बात गलत है। तो ए बी डी सही है। उसके बाद चलते हैं हमारा जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विद्यालय विकल्प जो है सृजनात्मक अधिगम परिवेश को सही प्रदर्शित करता है। तो यहां पर अगर आप देखिएगा 60 नंबर में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, क्योंकि ज्ञान, सार्थक ज्ञान वही है जो बच्चे को अपने ज्ञान के सृजन स्वयं करने में मदद करे, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर आप देखिए, उसके बाद यहां पर आपका जानकारी का स्मरण अथवा याद करने से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि विद्यार्थी ने उसे समझ लिया है तथा जीवन की अलग अलग परिस्थिति में प्रयोग कर सकेंगे, यह भी बात बिल्कुल सही। खाली याद रखने से नहीं हो जाता है। उसके बाद देखिए, याद रखने से हमेशा सिद्ध हो जाता है कि सब कुछ कर लेंगे, ये भी गलत है। बेहतर याद कर लिया जाए वो अच्छा है, ये भी बात गलत है। हमें समझना जरूरी है। तो केवल ए और बी जो है यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद देखिए 61 नंबर क्या कह रहा है। 61 नंबर कह रहा है कि समृद्ध शिक्षण अनुभव की अगर बात करते हैं तो उसको लाने के लिए एक शिक्षक डिजिटल उपकरण का उपयोग करके इंटरेक्टिव वीडियो तैयार करता है। कौन सा विकल्प सही है? सबसे बेस्ट आंसर यहां पर सी है कि पाठ योजना और प्रस्तुति को बेहतर करता है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टूल टू इंप्रूव द लेसन प्लानिंग बाय डिलीवरी। तो 61 का आपको यहाँ पर थर्ड करेक्ट आंसर है। 62 पे चलते हैं। 62 से आगे 8-10 क्वेश्चन मैंने आपको अलग से लगाए हैं, क्योंकि उस पहले पीडीएफ में बढ़िया से नहीं था, तो मैं अलग से आप लोगों के लिए काट काट के लगाया हूं। आपके लिए इतना मेहनत तो बनता है। 62 नंबर में है, देख लीजिए कि कौन सा कथन जो है विद्यालय के बारे में सत्य है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें अगेन ये मल्टीपल वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंतर्गत भी अगर आप देखिएगा तो इसमें भी आपको बी आंसर करेक्ट है ना। इसमें भी आपको बी आंसर करेक्ट है कि देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, समाज की ऐतिहासिक निरंतरता को बाधित करता है, गलत बात है। सामाजिक नियंत्रण के लोकतंत्र मानदंड प्रदान करके व्यक्ति को जो है समाजीकरण करते हैं, ये बात सही है। और ये भी सही है कि युवा पीढ़ी को ज्ञान का कौशल सृजन करते हैं, है ना, सक्षम नहीं बनाते हैं बच्चे को, ये बात गलत है। तो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 63 नंबर में चिंतनशील और सहयोग की बात यहां पर कर रहा है। यहां पर आपका करेक्ट आंसर 1 होगा। सहकर्मी अवलोकन और अंतर विद्यालय पाठ साझाकरण सत्र में अगर बच्चे भाग लेते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग और सहयोग यानी कि कोलैबोरेटिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनका अच्छा होता है। सिर्फ किताबें पढ़ना या है ना फ्लो चार्ट बनाने से ज्यादा अच्छा वहां पर, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही थी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 को अगर हम देखते हैं तो अगेन ये असर्शन रीजन वाले आपको क्वेश्चन यहां पर पूछ दिए गए थे। तो इसके अंतर्गत अगर आप देखिएगा तो करेक्ट आंसर यहां पर सी होगा, क्योंकि कक्षा कई समूह में बांट लिए जाने से शिक्षक समूहवार पर्यवेक्षण कर सकेंगे, अच्छी बात है। इसलिए कक्षा बड़ी हो तो समूह में बांट लेना चाहिए। इसी तरह का क्वेश्चन था कि कक्षा छोटी होनी चाहिए। तो असर्शन रीजन दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। 65 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सर्वोत्तम होना चाहिए। तो सबसे बढ़िया दृष्टिकोण है सी वाला, जिसमें कि नागरिक आजीवन शिक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिए। यह सबसे बढ़िया है। व्यवहार उपलब्धि को निर्देशित करने में ही केंद्रित व्यक्ति होते हैं, ये नहीं। सबसे बेस्ट क्या है, समावेशी जो है बच्चों के अंतर्गत हमको बढ़ावा देना चाहिए। ये हमारे लिए, बच्चों के लिए हम सबसे बेहतर काम करेंगे। 66 नंबर उसके बाद आता है ना, और इसके अंतर्गत क्या है, व्यवहारवादी शिक्षक द्वारा पालन क्या बात नहीं किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। कोई अगर मान लीजिए व्यवहारवादी शिक्षक है, उनके द्वारा क्या पालन नहीं किया जाएगा। तो यहां पर है पूछताछ आधारित और चिंतनशील सीखने के अनुभवों को बढ़ावा देना, यह नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो बस प्रयास और त्रुटि हिट एंड ट्रायल पर काम करेंगे, और जो संज्ञानवादी होंगे इनके अगेंस्ट वो इस पर काम करेंगे, है कि नहीं। ठीक है, अब चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 नंबर पे देखिए, 67 नंबर भी आपका समावेशी शिक्षा से जुड़ा हुआ है,
और इसमें भी आपको मल्टीपल ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट किया गया है। तो 67 नंबर में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए एंड बी, क्योंकि मातृभाषा का सम्मान करना अच्छी बात है, समावेशी अगर हम करना चाहते हैं तो। दूसरी बात की प्राकृतिक वातावरण का पोषण और महत्व देना, ये भी अच्छी बात है। और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी साझा करके या प्रदर्शित करके, गलत बात है। सबकी मतलब चीजें जो है ना आपको इसका प्रदर्शित करके कि ये कमजोर वर्ग का है, ये तेज वर्ग का, नहीं। जाति लिंग के आधार पर अलग अलग व्यवहार करना भी गलत है। तो सिर्फ केवल ए और बी यहां पर हमारा करेक्ट होता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। 68 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि एक शिक्षक का जो लक्ष्य है वो अलग अलग पृष्ठभूमि यानी कि विभिन्न पृष्ठभूमि के सीखने की जरूरत वाले छात्र का जो है वो समर्थन करना होता है। कौन सा दृष्टिकोण समावेशन के लिए बढ़िया होगा उनके केस में? तो यहां पर सबसे बेस्ट आंसर 4 है कि ऐसे खुले स्वतंत्र कार्य करिए जिसमें अभिव्यक्ति और प्रासंगिकता के कई तरीके मिले। तो केवल डिजिटल या केवल ये से अच्छा क्या है कि हम बच्चे को कई तरीके करवा रहे हैं। उसके बाद देखिए 69 नंबर आता है। 69 नंबर जो है निपुण भारत पर है, जो डिजिटल क्या कहते हैं एनईपी के अंतर्गत आपको दिया गया है, उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है आपका निपुण भारत के अंदर है। तो निपुण भारत मिशन के अनुसार जो है क्या पूछा गया है, कौन सा योग्यता आधारित शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ना कि निर्देश अनुभवात्मक शिक्षण, कला, खेल और प्रौद्योगिकी के एकीकरण को ज्ञान के वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग पर जोर देना, ये योग्यता आधारित के प्रमुख सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। जो है देखिए बाकी क्या है कि छात्र की प्रगति केवल उनके वर्तमान सीखने के स्तर पर जो है होती है, या निपुण भारत मिशन, देखिए निपुण भारत मिशन में योग्यता क्या, इसके अलग अलग पहलू हैं। योग्यता आधारित अलग है, प्रदर्शन आधारित अलग है। तो निपुण भारत है और निपुण भारत में हम क्या कर रहे हैं, बच्चा को कक्षा 3 तक, ठीक है, और क्या कहते हैं बच्चा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कक्षा 3 तक बच्चा क्या कर पा रहा है उसको समझना और बेसिक लिटरेसी और बेसिक फाउंडेशन देना। तो वहां पर जो है ना इस पर अगर आप देखिएगा तो योग्यता आधारित जो है उसके प्रमुख सिद्धांत इसके अनुरूप नहीं है। आप ये मत सोचिएगा यहां पर कि योग्यता के अंतर्गत खेल प्रौद्योगिकी नहीं आएगा क्या। एक्चुअल में निपुण भारत मिशन के अंदर काफी सारी चीजें हैं, उसके अंदर जो योग्यता आधारित वाला बात है वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि कला शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक दो ऑप्शन यहां पर आपको दिया गया है। तो एक कला शिक्षा रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक अत्यंत संतोषी माध्यम है, समाज के हित के लिए महत्व दिया जाता है, यह बात बिल्कुल सही है, दिया भी जाना चाहिए। विषय के रूप में कला और संस्कृति के विरासत को जानना यह अच्छी चीज है। तो अभी कथन 1 और 2 जो है ये दोनों ही हमारा करेक्ट होता है। तो यहां पर आपका जो है 70 का जो है आपका 1 नंबर ही करेक्ट हुआ। इसके बाद हम चलते हैं 71 में अगर देखते हैं एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी यहां से शुरू हो जाएगा आपका। 71 है कौन सा कथन सत्य है? तो 2 कथन यहां पर आपको दिया हुआ है। तो देखिए कक्षा परीक्षा आकलन का एक उपयोगी उपकरण है, यह बात बिल्कुल सही है। और कक्षा जो है परीक्षा के प्रश्न के उत्तर जो है पूर्व निर्धारित होने चाहिए, है ना, यह बात भी बिल्कुल सही है। पहले से आपको उस चीज जैसे आपका टेस्ट लिया तो उसके जो प्रश्न के उत्तर है ना, वो पहले से उनको निर्धारित करना चाहिए। तो दोनों ही कथन यहां पर हमारा सत्य है। तो 2-3 तरह का क्वेश्चन है, एक अभिकथन वाला, दूसरा असर्शन रीजन वाला, और तीसरा कि मल्टीपल ऑप्शन वाला, ऐसे कई तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में जो पूछा गया है कि परेशान छात्र द्वारा आत्महत्या की संभावना को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर कोई है तो उसका तनाव से निपटने के लिए सामाजिक सहायता देने की हम लोग भरसक कोशिश करेंगे कि कितना ज्यादा से ज्यादा उनको हम सामाजिक सहायता दे सके, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। अगेन आइए क्वेश्चन नंबर 73 पे फिर से चलते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 73 होगा वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? वो हमारा एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, क्योंकि हमारा 71 से एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी शुरू हो गया, तो 73 जो कह रहा है इसको ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि शिक्षक की कार्रवाई है ना को स्तंभ 2 यानी कि कमजोर छात्र के नैतिक विकास के प्रभाव से आप मिलाइए। तो ये जो प्रभाव है इसको अगर आप ध्यान से समझिएगा तो इस प्रभाव को हम लोग यहां पर इस तरह से देखते हैं। यहां पर आपको सेकंड वाला करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो पहला है नैतिक गलती के लिए छात्र की सार्वजनिक रूप से आलोचना करता है। अब देखिए ये जो आलोचना करने की बात है ये क्या है? ये शर्मिंदगी पैदा करता है, ये कोई खुशी वाली बात नहीं है। वहीं पर अगर आप देखिए बिना किसी निर्णय के सक्रिय रूप से सुनने की आवश्यकता को संदर्भित करता है, तो ये विश्वास और भावना की सुरक्षा का निर्माण करता है कि आप मतलब एकदम से जज नहीं कर रहे हैं बच्चे को,
और व्यवहार व्याख्या में छात्र की विविधता को स्वीकार करता है तो सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील नैतिकता होगी। और उसके बाद देख लीजिए, छात्र के अनुरूप के लिए भावना को दबाने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो ऐसे केसेस में ये अपने भावनात्मक विकास में बाधा हो जाएगा। पक्षपात से अगर आप बच रहे हैं तो उस केसेस में ये अच्छी बात है कि आप पूर्वाग्रह और मुक्त जो है काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर बी का जो पूरा पोर्शन है ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। उसके बाद चलते हैं 74 पे। 74 देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको पूछा गया है। तो यहां पर जो हमारा अभी कथन दोनों है, दोनों ही कथन बेसिकली सही है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील करना है और ताकि वे विविधता और अनेकता का सम्मान कर सके। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही होता है। उसके बाद चलते हैं 75 नंबर पे। एक समयावधि में डैश जो है, एक समयावधि में क्या है कि शिक्षार्थी के अलग अलग कार्यों का संग्रह। 2 दिन पहले इस पर मैंने क्वेश्चन कराया था। पोर्टफोलियो वो होता है जो शिक्षार्थी के अलग अलग कार्यों का संग्रह होता है। 76 नंबर में अगर आप देखिएगा तो यहां पर आपको करेक्ट आंसर होता है बी, कि परेशान परिवार से आने वाले विद्यार्थी के शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनको यह एहसास दिलाना चाहिए कि बातचीत के लिए हम उपलब्ध हैं, है ना। तो खुशहाल घर के उदाहरण देना चाहिए, मतलब कि अगेन आप ये कंपैरिजन हो गया, हम उनको बताना चाहिए कि हम हैं आपके लिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो सबसे बेस्ट आंसर हुआ। 77 अगर आप देखते हैं, एक शिक्षिका ने आत्मचिंतन जो है व्यवसायिक विकास पाठ्यक्रम सहपाठी का मार्गदर्शन एक स्कूल परियोजना का नेतृत्व करके अपनी कक्षा की कार्यप्रणाली में लगातार सुधार कर लिया है। तो ऐसे केसेस में आधार पर उसे किस स्तर पर होने की संभावना है, तो ये विशेषज्ञ के आधार पर उसे होने की संभावना है, क्योंकि आत्मचिंतन व्यवसायिक विकास पाठ्यक्रम इत्यादि जो है ना, ये जो है प्रोफाइल के आधार पर आप जो है एक विशेषज्ञ के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो 78 नंबर आपका आता है, इसमें आपको पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐसी विधियां अपनाई जानी चाहिए जो बेसिकली रचनात्मकता को प्रोत्साहित करे, सौंदर्य साथ को हतोत्साहित करे और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को हतोत्साहित करे, गलत, और अतीत और वर्तमान के बीच संबंध बना। तो ए और डी करेक्ट आंसर है, तो एक आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिखने में आपको दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं कि ये ना स्कूल के टीचर से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, और इसमें यह था कि इसका उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चे को आप जो है किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे उनकी सोच को डेवलप कर सकते हैं। तो यहां पर एक सी में ऑप्शन था कि बच्चे को जो है ना, सीखने के परिणाम इत्यादि और उनके सीखने के चीजों को अगर आप संरक्षित करके रखते हैं तो ये अलग अलग परिस्थिति से बच्चे को आप समझ पाते हैं। इस तरह का ये क्वेश्चन था, तो यहां पर आपका सी इज द बेस्ट आंसर। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा आपको दिखने में ये है और ये विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर है कि अगर आप नए प्रयोग और वास्तविक जीवन के उदाहरण बच्चों के लिए लेते हैं तो वो बच्चों के लर्निंग के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आप छात्र को बगीचे से जोड़ रहे हैं, इस तरह की चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। 81 नंबर देख लीजिए। 81 नंबर पे यहां पर आपका करेक्ट आंसर 4 होता है, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि मध्यावधि परीक्षा जो होता है, इसके बाद ज्यामिति में कोई कम अंक प्राप्त किया है तो अगले चरण में अधिक दृश्य श्रव्य सामग्री कर रहे हैं, तो ये निर्देश को हम संशोधित कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ने गलती की है तो उनको ठीक करने के लिए हम और ज्यादा बेटरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 4th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर आप देखिएगा तो यहां पर आप चेक कर लीजिए, शिक्षण और अधिगम की पारंपरिक पद्धति जो है ये में क्या आता है। तो पारंपरिक पद्धति में यह था कि भैया शिक्षक शिक्षिका ज्ञान के प्रदाता हैं। मैंने हमेशा से कहा था कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आएगा और परंपरा वाले में भी आप बोलोगे सक्रिय बनेगा, ये बनेगा, भाई जो पूछा है वही बताएंगे, इसलिए आपका यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83 में क्या करा है, आकलन के उपकरण के रूप में असाइनमेंट के बारे में कौन सा कथन आप सत्य मानेंगे। तो आकलन के उपकरण के बारे में हम ये मानेंगे कि ये शिक्षार्थी की स्कूली शिक्षा के भीतर और बाहर की शिक्षा से जोड़ने को संश्लेषित करने में मदद करती है, क्योंकि आकलन बच्चे को हमेशा जो है आगे बढ़ाने के लिए ही प्रोत्साहित करती है और आगे बढ़ाने के लिए ही काम करती है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर। एक शिक्षक बातचीत करके जो है ना बेहतर बनाने के लिए कक्षा की व्यवस्था का लगातार मूल्यांकन करता है। बहुत अच्छे टीचर है ये, अगर वो इस तरह का काम कर रहे हैं कि बातचीत बनाने के लिए बेहतर जो है बनाने के लिए लगातार मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, है ना, वो कक्षा की जो अच्छी सेटिंग है और सीखने के माहौल है इसका ज्ञान उनके पास है ना, ताकि वो क्लासरूम को बेहतर बना सक रहे हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी गणित की कक्षा में, अगर आप मान लीजिए गणित पढ़ा रहे हैं, है ना, उसमें डिसूजा वास्तविक दुनिया के समस्या समाधान कार्य का परिचय देती है और किसी कार्यक्रम के लिए बजट योजना बनानी होती है, तो इसका समापन एक सहकर्मी प्रस्तुति और चिंतन सत्र के साथ करती है। कौन सी दृष्टिकोण सबसे अच्छी होगी? प्रामाणिक कार्य के माध्यम से रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच, जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, यह सबसे अच्छी सोच मानी जाती है। इसके बाद देख लीजिए 86 की अगर हम बात करते हैं, है ना, 86 नंबर में आपको यहां पर अगेन दो यहां पर दिया हुआ है। यहां पर जो है कौन सा स्टेटमेंट सही आपको पूछा जा रहा है? दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सृजनात्मक परिवेश में सीखने की गतिविधि की विशेष सक्रिय भागिता के सहयोग की बात है। दूसरा, सृजनात्मक कक्षा में टीचर एक फैसिलिटेटर होता है और बच्चा काम करता है। दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। 87 नंबर अगर आप देखिएगा, एक शिक्षक पर्यावरण विज्ञान में हालिया विकास को इकोनॉमिक्स के साथ एकीकृत करते हुए पाठ योजना तैयार कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, अगर इस तरह से टीचर कर रहा है तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, है ना। देखिए ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, मतलब उनकी कौन सी योग्यता जो है यहां पर आपकी प्रदर्शित हो रही है। बेसिकली वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ रहा है और विषय वस्तु के प्रति एक इंटरैक्टिव उनका दृष्टिकोण है कि यहां से यहां कैसे जोड़ सकते हैं, जैसे हिंदी से संस्कृत के व्याकरण को कैसे जोड़ सकते हैं, वैसे ही पर्यावरण विज्ञान को अर्थशास्त्र से एकीकृत कर रहा है। तो चीजों को लिंक अप करके पढ़ाने की उनके अंदर कला है और ये कला बहुत बड़ी होती है और बहुत बेहतर भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भिन्न को पढ़ाने के लिए, गणित की बात हो गई, भिन्न को पढ़ाने के लिए जो है श्री सुनील स्थानीय कृषि पद्धति जैसे जमीन का टुकड़ा या बंटवारा और जल संसाधन के बंटवारे के उदाहरण का उपयोग करते हैं। ये किस प्रकार के पद्धति का उपयोग कर रहे हैं? तो ये स्थानीय शिक्षार्थी की पृष्ठभूमि जरूरत के अनुसार से पाठ को रिलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 89 नंबर देखिए, इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाला है। एक शिक्षक शिक्षिका शिक्षार्थी के बीच जो स्वस्थ अस्मिता है ना, उसकी बात यहां पर निर्माण करना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको बी और सी करेक्ट होगा। केवल शैक्षणिक गतिविधि में संलग्न होना गलत है, मूल्य और लक्ष्य की खोज करना सही है ना, और सांस्कृतिक रूप से वातावरण बनाना सही है, वास्तविक दुनिया का अन्वेषण की अनुमति ना देना। देखिए एक वर्ड खराब कर दिया, इसलिए बी और सी आपका यहां पर करेक्ट है। उसके बाद 90 नंबर पे चलते हैं, पर्यावरण विज्ञान की बात है और उस पर एक इकाई के दौरान श्री कार्य जो है, देखिए केस स्टडी में आपको यही सब काम किया है, मतलब हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ जो है कुछ न कुछ दे दिया है। तो इसमें जो है अब वो जो है अलग अलग प्रकार की चीजों से बच्चों को क्या कर रहे हैं, तो बच्चे को अधिगम जो है प्राथमिकता के अनुरूप प्रदर्शन आधारित और बहु मॉडल मूल्यांकन पर वो बल दे रहे हैं। उसके बाद देखिए 91 में एनईपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उभरती वैश्विक चुनौती के संदर्भ में शिक्षार्थी के लिए क्षमता का निर्माण कौन सा महत्वपूर्ण संयोजन है? तो ये जो आपका है, इसमें आपका आधारभूत साक्षरता, जिसको हम लोग फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी बोलते हैं, FLN, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल, सामाजिक भावनाएं, ये अभी की हमारी जो है ग्लोबल जो हमारी नॉलेज पावर बनने की जो हमारी इंडिया की टारगेट है, उसके अंतर्गत उन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देख लिए एनईपी 2020 में यहां पर आपको पूछा गया है, माध्यमिक विद्यालय की बोर्ड परीक्षा की प्रकृति में किस प्रकार के बदलाव की परिकल्पना करती है? मुख्य क्षमता के आकलन में बदलकर और कई प्रयास की अनुमति देकर, कि बच्चा को हम एकदम से फेल ना कर दें, कई प्रयास में उनको हम शामिल करने की कोशिश करें। ये हो गया। इसके बाद चलते हैं हम अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अगर आप देखिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है यहां पर, एनईपी 2020 जो है ना, उसके अंतर्गत थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहां पे क्या कह रहा है, एनईपी 2020 प्राचीन भारतीय शिक्षा की समृद्ध विरासत से प्रभावित है ना। नीति में उल्लेखित जो है यह आपको पूछा जा रहा है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव को प्रतिबिंबित नहीं करेगा पूछा है। तो ऐसे केस में यहां पर जो है ना, वैदिक शास्त्र और धार्मिक शिक्षा की प्राथमिकता, एनईपी में वैदिक शास्त्र और धार्मिक शिक्षा की बात नहीं की गई थी, और ये कई लोगों का भ्रम रहता है कि शायद तो की जानी चाहिए, लेकिन नहीं, वो वैदिक इत्यादि की चर्चा नहीं की गई थी। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो 94 नंबर में आपका आता है कि सबसे अच्छा वर्णन है कि एनईपी ग्रामीण बीएड स्नातक के लिए स्थानीय क्षेत्र में अधिमान्य रोजगार पर जोर क्यों देते हैं? तो इसका सबसे बढ़िया बात यह है कि स्थानीय भाषा बोलने वाले और समावेशिता को बढ़ाने के लिए रोल मॉडल स्थापित करना, क्योंकि आप स्थानीय भाषा बोलकर भी आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको 95 में पूछा गया था, एनईपी का जो ढांचा है हमारा, उसके अंतर्गत प्रारंभिक चरण आधारभूत चरण में शिक्षा शास्त्र में कैसे परिवर्तित होता है। बेसिकली खेल आधारित विधि को बनाए रखते हुए इंटरैक्टिव चीजें शामिल होने लगती है।
शुरुआत से खेल आधारित रहती है, बाद में वो और इंटरेक्टिव की तरफ चली जाती है। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए 96 नंबर में, देखिए 96 नंबर में जो क्वेश्चन है, तो शिक्षक एक कक्षा गतिविधि तैयार करता है जहां छात्र वैज्ञानिक तर्क, ऐतिहासिक संदर्भ और रचनात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग करके जो है किसी सामाजिक मुद्दे का विश्लेषण करता है। अब ये देखिए, अगर ये टीचर कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली इसी को हम लोग बोलते हैं कि बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। मतलब बच्चों को हम हर एंगल से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एंगल से शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 97 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, एनईपी की 2020 में मूल्यांकन के दृष्टिकोण को सबसे सटीक रूप से क्या दर्शाता है। तो ये अगर आप देखिएगा तो रचनात्मक मूल्यांकन को हमको बार बार करना है और रैंकिंग देने के बजाय निरंतर मूल्यांकन बच्चे को करना है। इस प्रकार से मूल्यांकन करने पर जोर दिया जाना चाहिए। 98 नंबर देख लीजिए, एनईपी 2020 एक ऐसे शैक्षिक वातावरण की परिकल्पना करती है जो समग्र विकास पर जोर देता है। हम सब लोग जानते हैं ये बड़ी अच्छी चीज होती है। तो बेसिकली इसमें समग्र में क्या होता है कि स्कूल छात्र को कला, विज्ञान, परियोजना, योग, वाद विवाद क्लब में भाग लेने के अवसर प्रदान करता है और व्यक्तिगत शिक्षण लक्ष्य का भी समर्थन करता है। तो ये ऑप्शन जो है सेकंड वाला सबसे बढ़िया हो गया। 99 में देखिए, सो एनईपी 2020 में भाषा नीति की सही व्याख्या इसमें से आपको क्या नहीं लग रही है। देखिए त्रिभाषा सूत्र प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी को अनिवार्य बनाता है, ये बात नहीं कही गई है। हाँ, ये जरूर कही गई है कि पहली मातृभाषा जो है आपका, जो आपकी मदर टंग होना चाहिए वो अनिवार्य है। बाकी जो दूसरी और तीसरी भाषा में बोली गई है वो आपको एक सजेस्ट किया गया है, मतलब ऐसा नहीं क्या कि वो आपको मतलब करना ही करना है, सजेशन दिया गया है। उसके बाद देखिए आप इस क्वेश्चन में एनईपी में खेल और एकीकृत का मुख्य उद्देश्य क्या है, सक्रिय सहभागिता के माध्यम से संज्ञानात्मक भावात्मक जीवन कौशल को बढ़ाना। तो ये दोस्तों आपका जो है टोटल 60 मार्क्स का पेपर रहा, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और केस स्टडी प्लस एनईपी जो वाला पोर्शन था एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी वाला रहा। आपका कैसा गया ये आप जरूर बताइए। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि आप में से जो भी लोग आगे अपने टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का हमारा सुपर पास है उसमें आपको इसकी भी तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आप सुपर पास में नहीं है तो आ सकते हैं, जिसमें कि आपका 3 महीने का 369, 1 साल का 1249 और 1699 में आपको 1.5 साल का मिल जाता है। 1 रुपए का ट्रायल भी आप 1 दिन के लिए कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिक आप 3 महीने में चले जाएंगे। इमीडिएटली आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है जिसमें ये ऑफर है। बेसिकली ऑफर के साथ आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, या जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सब लोग जुड़े रहिए। क्वेश्चन पेपर और आगे की सभी अपडेट भी वहां पर आएगी, उसकी लिंक भी आपको यहाँ मिल जाएगी, तो उसमें भी आप जुड़े रहिए और आप जो है वहां से भी जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इनकेस डायरेक्ट अगर आप टेक्स्ट बुक के ऐप पर जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आप जा सकते हैं, सुपर पास सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइस थोड़ी ज्यादा दिखेगी, लेकिन उसी केसेस में आपको जो भी प्लान आपको मैं बता रहा हूं सब कुछ आपको दिखेगा और उसी में आपको जाके अप्लाई कूपन पे डीएसआर कर देना है, तो वो प्राइस आपको कम हो जाएगी जो जैसा मैंने बताया, और फिर आप इसको अवेल कर सकते हैं। आप अवेल करने के बाद फिर से दोबारा बीट क्लासेस वगैरह कैसे देखते हैं उसके लिए भी वीडियो जो है बना के हमारे टेलीग्राम पर डाले हुए, तो नीचे आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।